सच में बेटा, चारों धाम की यात्रा करके जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, वो दिल को काफी सुकून देता है। ये तो सच कहा माँ। राजीव और उसकी माँ राजेश्वरी पूरे 10 दिन बाद तीर्थ से लौटकर घर के अंदर पहुँचे ही थे कि तभी उसकी दूधमुही बच्ची के रोने की आवाज राजीव के कानों में पड़ी। वो दूसरे कमरे में पालने में पड़ी हुई रो रही थी। राजीव उसे झट से गोद में उठा लेता है। ये बहू कहाँ है? बच्ची भूख से तड़प कर रो रही है और उसे कोई सुध ही नहीं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर से किसी के खिलखिलाने की आवाज आती है। विक्की डार्लिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? कमरे से आती आवाज सुनकर दोनों माँ बेटे अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कंचन किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर है। ये देख राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राज रानी कंचन पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू ये क्या बेशर्मी है? अपने पति की गैर मौजूदगी में तू किसी और के साथ? हाँ तो बुढ़िया, इंसान जब एक ही तरह का खाना खा खाकर और कपड़े पहनकर बोर हो जाता है तो फिर एक ही पति से भी तो बोर हो सकता है ना। अगर आपकी नजरों में ये बेशर्मी है तो मैं बेशर्मी सही। वैसे बुढ़िया, इसे ऐश करना कहते हैं, तू नहीं समझेगी। माँ, जरूर इस आदमी ने ही कंचन को भड़काया होगा। ए लड़के, चल निकल यहाँ से। ओ भोंदूराम, खबरदार जो मेरे विक्की के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी निकाला तो, या उसे घर से निकाला तो, निकलोगे तो तुम माँ बेटे इस घर से, और वो भी इस बच्ची के साथ। भूल गए भोंदूराम, तुमने ही ये घर मेरे नाम किया था, इसलिए अब मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अरे हमारे बारे में ना सही, अपनी इस नन्ही बच्ची के बारे में तो सोचो। ये तो एक बोझ है, इसे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। राजीव उसके पैरों में गिड़गिड़ाता है लेकिन कंचन उसकी एक नहीं सुनती। अपनी बेशर्म पत्नी की बेवफाई से दुखी होकर बेचारा भोला पति अपनी बेटी को गोद में उठाए अपनी माँ के साथ आंखों में आंसू लिए उस घर से निकल जाता है। लेकिन की बेशर्मी राजेश्वरी और राजीव की आंखों के सामने बार बार आ रही थी, जिसे याद करते हुए वो बीते दिनों में चले जाते हैं जब कंचन को ब्याह कर वो अपने घर लाए थे। कंचन एक मिडिल क्लास की बिगड़ी हुई लड़की थी जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी शादी राजीव, जो कि एक अमीर घर का लड़का था, उससे हो जाती है। शादी के बाद सुहागरात के दिन सुहाग की सेज पर बैठी कंचन अपने पति के आने की राह देख रही थी। तभी राजीव शर्माते हुए अंदर आता है और कंचन से कहता है, कंचन जी, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो आपकी जैसी खूबसूरत बेबी मिली है। ऐसा लग रहा है कि आसपास से चांद उतरकर इस दीवार में समा गया है। ओफो राजीव, अब बातें ही करोगे या बत्ती भी बुझाओगे? तुम्हें पता है मैं अपनी सुहागरात का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब ये सब बातें छोड़ो और आओ मेरे पास। राजीव घबराते हुए बत्ती बंद करता है कि तभी कंचन उसे अपनी ओर बिस्तर पर खींच लेती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुनहरी शादी की शुरुआत करते हैं। शादी के अगले दिन कंचन छोटी सी ड्रेस पहनकर मुंह दिखाई के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी सास राजेश्वरी उसके पास आकर कहती है, बहू ये तूने क्या पहना है? कुछ देर में मोहल्ले की औरतें आती होंगी, वो तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगी तो क्या सोचेंगी? सोचने दो जो सोचना है, मुझे क्या, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। कंचन जी, आप समझने की कोशिश करिए। आपकी नई नई शादी हुई है और ये सब कपड़े पहनना आपको शोभा नहीं देता। कृपा करके हमारी बात मानिए और साड़ी पहन लीजिए। ओफो, क्या मुसीबत है यार, ये कैसा भोंदू सा पति मिला है मुझे। मैंने सोचा था बड़े घर में जा रही हूँ तो ससुराल वाले भी मॉडर्न होंगे, लेकिन ये तो गंवार निकले। उनकी बात मानकर कंचन साड़ी पहन लेती है, लेकिन मुंह दिखाई के दौरान उसे काफी गर्मी लगती है और वो सब औरतों के सामने ही साड़ी उतार देती है। हाय दैया, राजेश्वरी बहन बड़ी ही बेशर्म है बहू तेरी। इसे तो परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। माना कि बहू मॉडर्न है, लेकिन भला ऐसा भी क्या मॉडर्न होना कि कहीं भी कपड़े उतार कर बैठ जाओ। सब औरतें बातें बनाकर चली जाती हैं। ऐसे ही शादी को कुछ दिन बीत गए। एक रोज कंचन ने राजीव से कहा, राजीव, हमारी शादी को कितने दिन बीत गए और हमें अकेले में समय बिताए हुए भी कितने दिन हो गए, तो क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आए? माफ कीजिएगा कंचन जी, लेकिन मुझे ऑफिस में बहुत काम है। हम फिर कभी चलेंगे। इस भोंदूपति के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। समय की पाबंदी दोनों पति पत्नी के बीच दूरियां ला देती है। एक रोज कंचन के पास उसकी सहेली कामना का फोन आता है। क्या बात है कंचन, तू है कहाँ आजकल? जब से शादी हुई है तू तो ईद का चांद हो गई है। क्या करूं यार, पति को काम से फुर्सत नहीं है और मुझे घर के चूल्हे चौके से। अरे ये तो हर बहू की कहानी है। ससुराल एक पिंजरे जैसा होता है जहाँ बहू नाम की चिड़िया बेचारी बाई बनकर चौका बर्तन में ही जीवन बिताती है। इसलिए कहती हूँ मेरी चिड़िया, तू भी अपना पिंजरा तोड़ दे, नहीं तो ताउम्र इसमें फंस कर रह जाएगी। अच्छा सुन, कल मेरी बर्थडे पार्टी है और तूने उसमें जरूर आना है, समझी?
कामना की बातें कंचन के दिल में घर कर जाती है। अगले दिन कंचन तैयार होकर अपने पति के साथ कामना की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। उस पार्टी में कंचन की मुलाकात कामना के दोस्त विकी नाम के एक बिगड़े हुए लड़के से होती है। विकी कंचन से दोस्ती बढ़ाता है और दोनों फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर दोनों फोन पर घंटों बातें करने लगे। एक रोज राजीव कंचन से, कंचन जी, मैं ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। माँ भी शादी में गई है तो वो भी 2 दिन बाद ही लौटेगी। आप सारे दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कंचन जल्दी से विकी को फोन करती है। हेलो विकी, मेरे पति और सास आज घर पर नहीं है, तो आज रात तुम और मैं, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। विकी उस रात कंचन के घर आ जाता है, लेकिन उस रात के बाद से तो उन दोनों के लिए ये हर दूसरे दिन का खेल बन गया था। दोनों कभी कामना के घर तो कभी होटल में, या कभी मौका मिलते ही कंचन के ससुराल के बिस्तर पर साथ में रातें बिताने लगे। एक रोज कंचन विकी से, डार्लिंग, अब मैं अपने उस भोंदू पति के साथ नहीं रह सकती, मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारी बाहों में गुजारनी है। डार्लिंग, तुम तो मेरी कंडीशन जानती हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। विकी उससे कुछ कहता है, जिस पर कंचन हामी भर देती है। अगले दिन जब राजीव वापस घर आता है तो कंचन अपने बिस्तर को फूलों से सजा देती है। ये सब देख राजीव कहता है, अरे वाह कंचन जी, आपने तो क्या तैयारी कर रखी है। राजीव, मैं अपनी फर्स्ट नाइट को एक बार फिर से वैसे एंजॉय करना चाहती हूँ। जहाँ राजीव के लिए वो रात सुनहरी थी, वहीं कंचन के लिए वो एक सोची समझी साजिश थी। कुछ दिनों बाद कंचन प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये बच्चा मेरे लिए एक हथियार की तरह काम करेगा। घर में सब नन्हे बच्चे के आने से बहुत खुश थे, सब उसका खूब ख्याल रखने लगे। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। फिर कंचन ने एक बेटी को जन्म दिया। राजीव, मैंने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, अब बदले में तुम भी मुझे कुछ दोगे या नहीं? कंचन जी, मेरा जो कुछ भी है आखिर वो सब आपका ही तो है। सिर्फ बातों से ही चौधरी बनकर कुछ नहीं होता, अगर करके दिखाओ तो जानू कि तुम भी मुझे कितना प्यार करते हो। इस तरह वो बेशर्म बहू अपने भोले भाले पति से उसका घर और प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हथिया लेती है। फिर 6 महीने बाद, विकी डार्लिंग, अब तुम मुझसे इतने खिंचे खिंचे से क्यों रहते हो? आखिर क्या बात है? ये सब मैंने तेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किया था, समझी? लेकिन अब तुझ जैसी बेशर्म बहू को मैं और नहीं झेल सकता। जो दांव तूने अपने पति के साथ खेला वही मैंने तेरे साथ खेला, समझी? चल अब निकल यहाँ से, चल। कंचन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राजीव का पता ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है। राजीव, मुझे माफ कर दो, ना तो मैं एक अच्छी बहू बन पाई, ना पत्नी और ना ही माँ, मुझे माफ कर दो। कंचन जी, आपको अपने किए पर पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है। ये राजीव का बड़प्पन ही था जो उसने सब कुछ भूलकर कंचन को माफ कर दिया और उसे अपना लिया।